नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में राजनीतिक दलों के कार्य और इनके क्या गुण दोष है, दल पद्धति के क्या गुण है, क्या इनमें दोष, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। राजनीतिक दल जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरियम ने इनके 5 प्रमुख कार्य बताए हैं। पहला, पदाधिकारियों का चुनाव करना। दूसरा, नीति निर्धारण। तीसरा, शासन का संचालन तथा उसकी रचनात्मक आलोचना। चौथा, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण। और 5वां है व्यक्ति और शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। संक्षेप में हम राजनीतिक दलों के कुछ कार्य ले सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल भी कहा जाता है। इसके बारे में लास्की ने कहा है, आधुनिक राज्यों के भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए। और चयन का ये कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है। दूसरा, शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं और फिर अपने में से ही कुछ को मंत्री बनाते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हैं। तीसरा, शासन की आलोचना। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और प्रतिपक्ष के रूप में उस राजनीतिक दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे और सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है और सत्ताधारी दल की कमजोरियों को जनता के सामने रख करके उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करता है। चुनाव का संचालन। राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं और प्रत्याशियों को खड़ा करके तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। अगला, लोकमत का निर्माण। यदि शासित व्यक्ति की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना अर्थात शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल आवश्यक हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। राजनीतिक दल ही लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं, उनकी आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। यानी राजनीतिक दल ऐसा पुल है जिसका एक सिरा समाज को छूता है तो दूसरा राज्य को। यह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यंत्र को तरल बनाकर उसके पहिए को घुमाती रहती है। राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है।
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का कार्य करते हैं। जैसे स्वतंत्रता कालीन युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी बहुत से कार्य किए हैं। और राजनीतिक दलों को दलीय कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना, दल के चंदा इकट्ठा करना आदि कार्य है। तो इस प्रकार से ये थे राजनीतिक दलों के कार्य। अब हम चर्चा करेंगे दल पद्धति के लाभ या गुण, यानी क्यों अपनानी पड़ती है राजनीतिक दल पद्धति। दल पद्धति कितने ही प्रशंसक है उतने ही आलोचक भी है। कतिपय विद्वानों ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना है, तो कुछ लोगों ने दल पद्धति का कड़वा विरोध किया है। अतः हमें राजनीतिक दलों के गुण और दोष दोनों का विवेचन आवश्यक है। तो हम पहले लेते हैं राजनीतिक दलों के लाभ या गुण। तो इसमें पहला है, जिसका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक निद्रा को तोड़ते हैं, यानी जनता है और उदासीन रहती है, और जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो राजनीतिक दल इस जनता की इस उदासीनता को तोड़ते हैं और निर्वाचनों के समय वे राजनीति के बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, और जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाता है। दूसरा है लोकमत का निर्माण। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। जनता के विचार अमूर्त होते हैं, लेकिन समय समय पर अधिवेशनों तथा भाषणों द्वारा राजनीतिक दल इन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना फैलती है, उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अब है निर्वाचन को सरल बनाना। लोकतंत्र व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं, और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दुरूह दायित्व राजनीतिक दलों का ही है। राजनीतिक दलों की वजह से ही मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता होती है। इसके अतिरिक्त वे निर्वाचन संबंधी ऐसे अनेक कार्य करते हैं जो दलों के अभाव में सरकार को करने पड़ते हैं, जैसे सामान्य नागरिकों को मतदान पद्धति समझाना, मतदाता सूचियों की जांच करना आदि कार्य। शासन को क्रांति से बचाना। नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को आरंभ में ही नष्ट कर देते हैं। यानी जनता के विचारों को और वाद विवाद को अब पूरा अवसर मिलता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली चाहते हैं, किस राजनीतिक दल की सत्ता चाहते हैं। अब है शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करके विधानमंडल में बहुमत प्रदान करके शासन में स्थायित्व स्थापित करते हैं। सरकारी नीतियों का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध करके वे प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। अब शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। चुनाव में यदि किसी राजनीतिक दल को प्रचंड बहुमत मिल जाता है और वो यदि मनमानी करता है, निरंकुशता करता है, तो विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, और विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के आगे झुकने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार विरोधी पक्ष को आलोचना करने के स्वतंत्र देना इस बात की गारंटी है कि सरकार निरंकुश नहीं होगी। अब शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना।
राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में जहाँ शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहार में पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो दल ही दोनों में तालमेल स्थापित करते हैं। संसदीय प्रणाली में भी दल व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, वे उन्हें एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब सामाजिक और राजनीतिक सुधार। अनेक राजनीतिक दल ऐसे लोक हितकारी और रचनात्मक कार्य भी करते हैं जिनका राजनीति से विशेष संबंध नहीं होता। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए जिस भारत में कांग्रेस दल ने हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, मद्य निषेध आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया था। अब राजनीतिक समस्याओं पर शोध। अनेक राजनीतिक दलों के अपने शोध विभाग होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान होता रहता है। कतिपय राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त करते हैं। इन समितियों के परामर्श से दल को अपने नीति निर्धारण में सुविधा होती है। तो ये थे राजनीतिक दल पद्धति के गुण। अब हम चर्चा करेंगे दल पद्धति के दोषों के बारे में। राजनीतिक दलों के लाभों की विवेचना से यह निष्कर्ष कतई नहीं निकाला जा सकता कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति को कलुषित बनाने वाले कार्यों से बेखबर हो। वस्तुतः राजनीतिक दलों की उपयोगिता है, वहाँ उनके दोष भी है। तो पहला दोष है जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष एवं कटुता की भावना उत्पन्न होती है। वे जनजीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता एवं अन्य बुराइयां फैलाते हैं। निर्वाचनों के समय वे नैतिक मूल्यों को पूर्णतः भुलाकर मिथ्या प्रचार करते हैं तथा जनता को गुमराह करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकाकी विचार प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। लॉर्ड ब्रायस ने स्पष्ट कहा कि दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को स्थान देता है। अगला दोष है देश की एकता पर आघात। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए जाते हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी तथा गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझाने वाले होते हैं। दल केवल व्यवस्थापिका सभा को नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो परस्परी पक्षों में बांट देता है और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजन प्रस्तुत करता है। सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप से नहीं मिल पाती है। अनेक बार श्रेष्ठ नेता दलीय दलदल में फंसना नहीं चाहते और साधारण तथा सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार दलबंदी के फलस्वरूप किसी भी देश को वहाँ के योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित होना पड़ता। अगला विरोध के लिए विरोध। दल पद्धति का एक स्वाभाविक परिणाम यह भी होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करता है। विरोधी पक्ष सरकार के उन कार्यों की भी आलोचना करता है जो लोकहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रायस ने इसके बारे में कहा है कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में
जनहित को भुला दिया जाता है। अधिनायकत्व को प्रोत्साहन। अधिनायकतावाद को प्रोत्साहन मिलता है दल पद्धति में। दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बताता है, इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही स्थापित हो जाती है। दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दलबंदी से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचनों में ये इनके इन प्रकारेण वे अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में दल मतदाताओं में खूब पैसा बांटते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके कोई दलीय प्रत्याशी विजयी होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अनेक तरीकों से दल को लाभ पहुंचाता है। अमेरिकी राजनीतिक लूट प्रथा व दलीय भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। दल व्यवस्था में पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की आत्मा तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित करता है। दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को दबाना पड़ता है तथा उन्हें दलीय सचेतकों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। वस्तुतः आजकल दल संबंधी समस्त निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं और सामान्य सदस्यों की कोई आवाज़ नहीं होती है। दल प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और कार्य संबंधी स्वतंत्रता का दमन करती है जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये हैं राजनीतिक दल पद्धति के दोष। धन्यवाद।